अस्सलाम वालेकुम जी। आपने सुना ही होगा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहाँ पर तो बोलियाँ बदल जाती हैं, चाल ढाल बदल जाती है, लोगों की अप्रोच बदल जाती है। पाकिस्तान में तो हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोगों के बदलते हुए रूप ज़रूर बताऊंगी। इमरान खान साहब को जो है वो पहला एनआरओ मिल गया, यही उनकी एक पहली डील भी है। लेकिन ये डील ये नहीं आपने सोचनी कि फ़ौजियों के साथ डील हुई है, नहीं 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 नहीं, ये वाली डील आपने नहीं सोचनी कि फ़ौजियों के साथ हुई है। जो डील उन्होंने अपने मुखालफिन के साथ, बदतरीन मुखालफिन के साथ जो की है वो हो चुकी है। और ये वो वाली डील है जो कि इन्होंने कभी नहीं करनी थी, कभी नहीं करनी थी। और जो चीज़ इमरान खान साहब ने कभी नहीं करनी होती ना, वो फिर करके गुजरते हैं और वो कर गुजरे हैं। मतलब वो क्या है, इमरान खान साहब का पहला एनआरओ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब भाई सब पर भारी हैं, उनको छूट मिल गई है, उनको आज़ादी मिल गई है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगी। लेकिन सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैंने बात कर रही है। मैंने आपको बताया था कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात। शहबाज शरीफ साहब की तो चाल ढाल, रंग ढंग सब कुछ ही बदल गया। मतलब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फ़ारसी के अंदर जो है उनसे बात की, ना सिर्फ उनसे बात की बल्कि शेर व शायरी की। अब मुझे ये देख करके इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ये देख करके इसलिए ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसे वज़ीर आज़म भी आए थे जिनसे ना ख़ातमुन नबीयीन बोला जाता था, ना उर्दू बोली जाती थी, ना इंग्लिश बोली जाती थी, ना उनको जोग्राफ़ी का पता था, ना उनको पाकिस्तान की किसी हिस्ट्री का पता था, ना उनको इस्लामिक हिस्ट्री का पता है और ना पता था। बस जो मुँह में आया, जो मुँह में आया बोल दिया, सही गलत हो उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन नारा ये लगाना है कि मुझे सबके बारे में सबसे ज़्यादा पता है। जी हाँ, इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ। कहाँ इमरान खान साहब जिनको ये नहीं पता था कि आपने इंटरनेशनल फोरम्स पर जब आप इतनी बड़ी डेलीगेशंस में बैठे हों या डेलीगेशन लेवल पर जब लोग आपसे मुलाकात करने आए हों तो आपने बैठना कैसे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। ऐसे में जब आपको पता चले कि जो ईरानी सदर हैं और जो ईरानी वफ़द है जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके साथ वज़ीर आज़म की फ़ारसी ज़बान पर गुफ्तगू होती है, शेर व शायरी तक होती है। मतलब हमें तो यहाँ पे उर्दू में शेर व शायरी याद नहीं रहते, मतलब ये कोई इतनी वैसे अच्छी बात नहीं, होने चाहिए याद। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जहाँ पर आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी मादरी ज़बान पंजाबी, उर्दू, उनके ऊपर जहाँ पर लोगों को अबूर हासिल ना हो, वहाँ पर अगर आप किसी दूसरी ज़बान के ऊपर इतना अबूर रखें कि आप उसे बोल सकें, तो ये एक तो स्किल भी है, प्लस एक बड़ा, एक अच्छा पढ़ा लिखा और बड़ा इस लेवल का एक तासुर जाता है कि आपने अगले शख्स को दूसरी ज़बान में, अपनी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान में बात करके उनको वो इज़्ज़त, वो मर्तबा और सबसे बड़ी बात है कि आपने उसके साथ वो कनेक्टिविटी शो की है। और ये कनेक्टिविटी इसीलिए शो की जाती है क्योंकि अगले को ज़बान आती है। अब इसके ऊपर भी इमरान खान साहब कह देंगे ये साजिश हुई है और इसके ऊपर भी कह देंगे कि जी वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये ज़बान सिखाई थी। तो भाई आज तक साइंस ने इतनी तो तरक्की की नहीं है कि उसी वक्त इंसान के अंदर कुछ ऊपर से आमद हो जाए और उसकी ज़बान ही बदल जाए। ये जो इतनी जदीद किस्म की तरक्की है ना, ये आपको सिर्फ इमरान खान साहब और उनके लोग ही समझा सकते हैं। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब का जो जेस्चर था ये बड़ा अच्छा गया, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। इसलिए तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसको अपनी वीडियो के अंदर शामिल करूँगी, वरना तो हमें आदत पड़ गई थी ओए तोए ऐसे चौड़े होके चलना और बदतमीज़ी से बैठना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह रखना कि आई गिव अ डैम। इमरान खान साहब तो यही करते रहे थे। उन्होंने तो इसी तरह अपनी खारजा भी चलाई है और इसी तरह उन्होंने मुल्क भी चलाया है और अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म ऐसे ही प्रेजेंट किया है, रफ स्टाइल में और वेरी इनडिसेंट स्टाइल में। ये पूरी दुनिया में ऐसे नहीं चलता। असल में पाकिस्तान में शायद इसलिए खैर लोग उनके दीवाने हैं या उनके स्टाइल के दीवाने हैं क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि ऐसे करने से आप ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली डेलीगेशंस को देखें, अगर आप इंटरनेशनली स्टडी करें कि मीटिंग्स में या कॉन्फ्रेंसेस में कैसे जाया जाता है या कैसे कंडक्ट किया जाता है या कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है, तो आपको पता चलेगा कि बाकी मुल्क के लोग कितने महज़्ज़ब तरीके से जो है वो पेश होते हैं। तो ज़रा ये जो हमारे जो ईरानी सदर है इनके साथ जो शहबाज शरीफ साहब का जो बर्ताव था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो चाल ढाल ज़बान देख करके भाई लगा कि हाँ जी ये साडा वज़ीर आज़म पढ़ा लिखा है जी, वो सिर्फ डिग्री वाला पढ़ा लिखा नहीं, वो जेन्युइनली बाशऊर है। सो आई लाइक्ड इट, टू बी ऑनेस्ट आई लाइक्ड इट। आप इनको मेरा बायस भी कह सकते हैं, भाई मुझे अच्छा लगा, मुझे विजुअल्स अच्छे लगे, मुझे उनकी बोली अच्छी लगी। मैं इंप्रेस हुई कि भाई इस उम्र में भी अगर ये शख्स किसी और मुख्तलिफ ज़बानों में बात कर सकते हैं, ही कैन ऑल्सो स्पीक इन टर्किश, आई नो। एंड द पॉइंट इज़ कि अगर आप ये कर सकते हो तो ये प्लस पॉइंट होता है भाई।
और अगर नहीं होता प्लस पॉइंट तो भाई आप ज़बान सीखें और मुझे बताएं, सीख करके अपडेट करें इस उम्र के अंदर अपनी ज़बान को और फिर बोलें। इट्स नॉट ईजी, जो अच्छी बात है उसको आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि अच्छा जी बुरी बातें करने से, नेगेटिविटी फैलाने से व्लॉग्स के व्यूज़ ज़्यादा आते तो ऐसा थोड़ी है कि मैं ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी फैलाऊंगी। अच्छा ये तो बात हो गई जी शहबाज शरीफ साहब के बारे में। अब शहबाज शरीफ साहब के साथ बात हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके लीथल कॉम्बिनेशन के बारे में बात ना हो, यानी शहबाज शरीफ साहब एंड आसिफ अली जरदारी दोनों के दोनों ठंड प्रोग्राम, कोई इंतशार नहीं, कोई आग लगाओ सीन नहीं, अमन, सुकून, शांति, इस्तेहकाम, इसीलिए मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि भाई मैं ये कहती हूँ ना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाचू को, कभी नहीं करना। ये 5 साल पूरे कर गए और जरदारी साहब भी बतौर सदर 5 साल पूरे कर गए और चाचू शहबाज शरीफ साहब भी 5 साल पूरे कर गए। तो आप मुझे बताएं, तारीख में नाम लिख करके जाएंगे तो नेवर अंडर एस्टिमेट हिज पावर्स एंड नेवर अंडर एस्टिमेट हिज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये हमें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अब जब शहबाज शरीफ साहब की बात मैंने की तो उनके जो लीथल कॉम्बिनेशन उसकी भी बात करनी थी। तो जरदारी साहब को नैब के केसेस में छूट मिल गई है। क्यों छूट मिली है भाई? वो सदर हैं और उनको इस्तिस्ना मिल गई है और उन्होंने इस्तिस्ना ले ली है और राइट है उनका। अब आप ये मुझे बताएं कि अगर आपको कोई भी कौम यूथ ये बोले कि देखे जी अपने केसों से भाग रहे हैं, तो केस से भागना पता किसे कहते हैं? केस से भागना इसे कहते हैं कि आपके केस अदालतों में लगे हों और आपके वकील वहाँ पेश ना हो, जूनियर वकील जाए और कहें जी सर जी जज साहब अगली तारीख दे दें। हमारे जो वकील साहब हैं ना वो चेयरमैन पीटीआई से, मतलब जो कि एक्चुअली टेक्निकली चेयरमैन पीटीआई नहीं है लेकिन फिर भी वो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनसे मिलने के लिए ना जेल में गए में। इसको कहते हैं फ़रार हासिल करना। और फ़रार हासिल करना ये होता है कि जब आपने अपोजिशन में रह करके पाकिस्तान की इमारतों पर, खैर ये लोग तो एनीवेज में क्या बात करने लगी थी, ये लोग तो 9 मई कर देते हैं, ये तो कोर कमांडर के घर के ऊपर धावा बोल देते हैं, लेकिन फिर भी चलें जी। आप बात निकली है तो मैं कंप्लीट करूँगी। आप जो है वो पीटीवी के ऊपर हमला कर दें हैं और फिर उसके बाद आप जब सदर बने और वज़ीर आज़म बने तो जो हमें भी इस्तिस्ना चाहिए है, तो इसे कहते हैं भागना। अब देखिए इस्तिस्ना जो है वो राइट होता है। अगर वो इस्तिस्ना राइट था आरिफ अलवी साहब का, तो ये इस्तिस्ना भी राइट है सदर साहब का। सदर साहब कर सकते हैं, उनको छूट मिल सकती है, उन्होंने ले लिया जी छूट। तो जरदारी साहब जो हैं इस टाइम पर नैब पर और पीटीआई वालों पर तो खूब भारी साबित हुए हैं, बाकी किसी और पर हो या ना हो। अब इमरान खान साहब जो चाहे मर्जी कर लें, जितना चाहे मर्जी शोर मचा लें, कुछ फ़ायदा नहीं होना। वो जब तक सदर हैं वो अपने इस इस्तिस्ना को एंजॉय करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल पॉलिटिकल केसेस। अब तक जो साबित हुआ है, क्योंकि इतनी जेल काटने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद कुछ साबित तो हुआ नहीं है आसिफ अली जरदारी पे, सिर्फ गंद ही डाला गया है। और शायद गंदा करना और गंद ही डालना मकसद था, शायद यही मकसद था करने वालों का। एनीवेज, अब आ जाएं जी इमरान खान साहब के पहले एनआरओ पर। लेकिन ये ऐसे सीधी मैंने आपको बता दी, इमरान खान साहब का पहला एनआरओ तो मज़ा तो नहीं आएगा ना। पहले ज़रा वो प्रेसिडेंट की तो बात कर लूँ, पीटीआई की, मतलब वो जो आपके परवेज़ इलाही साहब है। खैर उनके हालात तो ठीक नहीं हैं, बट क्या करें, जब उनके ख़ानदान वालों को उनकी परवाह नहीं है, उनके बेटे को उनकी परवाह नहीं है। वो स्पेन वाला जिनका खून सफ़ेद हुआ हुआ है, जो अगलों के बेटे को कहा करते थे कि जी हसन और हुसैन तो आते नहीं हैं, कैसे भी बच्चे हैं जो कि आते नहीं हैं, तो उनको अगलों के बच्चों का जो लाल खून और सफ़ेद खून याद आता था, तो हम तो फिर उनको याद कराएंगे कि सर जी आप तो माजी में ये कहा करते थे, अब आपके वालिद साहब इतने बीमार हैं, गिर भी गए, फ्रैक्चर भी हो गया है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है जेल के अंदर, लेकिन आएंगे नहीं। वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान ना, तो इसलिए वो डट के वहाँ पे खड़े हैं उधर स्पेन के अंदर। वहाँ पर कॉफ़ियाँ पीते हैं और ट्वीट करते हैं, लेकिन बाप की रत्ती भर परवाह नहीं है। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा है। मुझे तो बस इतना पता है कि अगर मेरे वालिदैन को, मेरी वालदा को अगर कुछ हो जाए तो मैं अपने आप को आगे पेश करूँगी कि अगर कोई उन पर तकलीफ़ आने वाली हो या कुछ होगी तो मैं कहूँगी कि नहीं यार मेरी वालदा को मत कहें, वो बेचारी बुज़ुर्ग हैं या वो ओल्ड हैं या वट जो भी है, तो मैं आप मेरे से बात करें या मैं उनकी जो पेन है अपने ऊपर लूँगी। और मेरे ख्याल से कि हर बच्चा यही करेगा। पता नहीं यहाँ पर तो गंगाई उल्टी बह रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, लेकिन अगलों को उन्होंने ताने ज़रूर देने हैं। अब वो जो स्पेन वाले बेटा जी की जो अम्मी जी हैं ना, यानी परवेज़ इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं, बीबी मतलब जो कैसरा इलाही हैं, वो तो भाई सड़क पर आ गई। वो किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने अपने भाइयों को शुजात हुसैन, वजाहत हुसैन, सबको इसराइली तक कह दिया। मतलब ज़ाहिर बात है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज़ एंड दैट टेक्निकल इशूज़ के मैं वीडियो तो इस व्लॉग में नहीं चला सकती ना, बिकॉज जाहिर सी बात है कॉपीराइट का इशू आएगा और सारा कुछ आएगा। तो मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि इस लेवल तक उन्होंने बातें की हैं। और ये एक ऐसा सियासी ख़ानदान था और ऐसा सियासी ख़ानदान रहा है
जिन्होंने बेशक इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ही अपनी सियासत की हो, लेकिन ये बड़ा महज़्ज़ब और बड़ा मेहमान नवाजी। नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर मेरी शुजात हुसैन साहब के साथ या परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई ऐसी मुलाकात हुई हो जिसमें उन्होंने इज़्ज़त, एहतराम, मेहमान नवाजी, खाना वाना, मतलब बड़ा आपको पैम्पर करके रखते हैं, बड़ा आपको अच्छा फील कराते हैं। ये लाइक हालांकि मेरा स्कूल ऑफ थॉट उनकी सियासत से बहुत अलग है, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर के वेन एवर आई हैव मेट देम उनकी मुझे बातें समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन उनका वो जो खलूस है ना, और जो उनकी मेहमान नवाजी, जो उनका बर्ताव मुझे, लेकिन मैं हैरान परेशान हूँ कि भाई ये कैसरा इलाही साहिबा को नहीं समझा सके, या शायद कैसरा इलाही साहिबा इतनी फ्रस्ट्रेटेड होंगी कि वो घर की लड़ाई बाहर ले आई बीच चौराहे में और सड़क के बीच में आकर के ऐसी ऐसी बातें अपने ख़ानदान के। मैंने कि ये तो अपने पेट से कपड़े उठाने के बराबर हुआ। मतलब ये मुझे बड़ा ही कुछ अजीब सा लगा, मुझे दुख भी हुआ ये देख करके। लेकिन शायद कहते ना कि बच्चों की मोहब्बत आपको ये ज़ाहिर है, मुन्नस इलाही ने उनको शह दी होगी कि हाँ जी जाओ जाओ जी तुसी इंज करो, ठीक है, या पता नहीं क्या, मतलब कि आई डोंट थिंक सो। परवेज़ इलाही साहब तो अभी भी खुल करके इनके बारे में इतना नहीं बोलते हैं जितना कैसरा इलाही साहिबा बोलती हैं, बल्कि कैसरा इलाही साहिबा ही बोल रही हैं। और मुझे ये लगता है कि ये बेटे की मोहब्बत है, और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बस माएँ ऐसी होती हैं, बेटों की मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में जो हैं ऐसे बहक जाती हैं। तो क्या कहूँ मैं, मुझे देखकर बस अफसोस हुआ। लेकिन मैंने कहा कि भाई इनकी भी चीखें निकल आई हैं कैसरा इलाही साहब की, और उनकी चीखों पुकार जो है वो सोशल मीडिया पर पूरी वायरल हो गया। आ जाएँ जी बड़ी बात पर। इमरान खान साहब जी दूसरों के लिए जी NRO हमें बताते थे कितनी गलत चीज़ है। क्या होता है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलती हूँ नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, ठीक है, NRO, रिकन्सिलिएशन। ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन इसको जिस हस्ती ने बुरा बनाया उस हस्ती का नाम है जी इज्जत माब इमरान खान साहब। कितनी बुरी चीज़ होती है ना NRO, हाँ बड़ी गंदी चीज़ होती है, 2 नंबर लोग करते हैं, ये जेन्युइन लोग तो करते नहीं। पहला NRO भाई इमरान खान साहब को मिल गया है। इस NRO को देने के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की सीट्स जो रुकी हुई थी वो उनको मिल रही हैं, और वो मिल रही हैं उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फुली उनको सपोर्ट किया है। वो मौलाना साहब जी 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 जो इमरान खान साहब को इसराइली एजेंट कहते थे, और वो इमरान खान साहब जो मौलाना को डीजल कहते थे। अरे सब बातें छोड़ें, सब बातें छोड़ें, माजी तो किसी ना किसी तरह हम भूल ही जाएंगे, वो अलग बात है, मैं आपको भूलने नहीं दूंगी। लेकिन चले फिर भी अगर आप भूल भी गए तो अभी ये जो ईदी के ऊपर जो ईदी शगुन दिया गया था ना इस ऑपोजिशन की तरफ से कि जी हम तो मुत्तहिदा हुकूमत के अंदर ऐसा डेंट डालेंगे, ऐसा फ्लॉप, जलसे के अंदर एक दूसरे को गालियां देना शुरू हो गए, जलसे के अंदर नेम कॉलिंग शुरू हो गई, ऐसी तैसी उन्होंने फेर दी। लेकिन फिर भी मौलाना साहब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जो सीट्स हैं, KPK की जो सेनेट की सीट्स है अब इनको मिलेगी, तो अब सेनेट में इनको थोड़े तादाद इनकी ज़्यादा हो जाएगी। और जो बड़ा NRO है ना वो ये है कि घोड़ा जो है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नून लीग ने तो कमाल कर दिया, घोड़े को गधा साबित कर दिया, लेकिन उस घोड़े की वजह से, और इस घोड़े नहीं एक्चुअली उस घोड़े के गधा साबित होने की वजह से इनको मखसूस नशिस्तें मिलने वाली हैं। हुन दसो है NRO नहीं तो की है, जो मखसूस नशिस्तें लेना मकसद था, जिसके लिए अपनी आइडेंटिटी, अपनी पार्टी की आइडेंटिटी, अपना नैरेटिव, हर चीज़ दाव पे लगा दी, और अब वो मखसूस नशिस्तें जो है वो इनको मिल जाएंगी। ये है जी पहला ऑफिशियल NRO। हुन दसो जी NRO अच्छा है कि बुरा है? लेकिन NRO तो अच्छे होते हैं ना, या भी आपको तमाम यूथिया ब्रिगेड बोलेगी। लेकिन अगर यही NRO किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने लिया होता तो तौबा 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 तौबा, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया जहां का कोई बुरा तरीन काम होता। एनीवेज अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।